द अनकॉमन पीपल अनकट में इस बार हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जीबी के ललित जी से, जो पिछले कई सालों से जीबी को देश के पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इन्होंने इस काम में अपनी अहम भूमिका निभाई है। प्रकृति संरक्षण और संवर्धन में इनका खास योगदान है। साहसिक पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ललित जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इन्होंने प्रदेश की संस्कृति, सराज घाटी की संस्कृति और जीभी में जो आर्थिकी है उसको भी बढ़ावा दिया है, उसको भी मजबूत किया है। जीभी सराज घाटी का बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है, जो अब देश में ही नहीं विदेशी पर्यटकों में भी बहुत पॉपुलर है। ललित जी, द अनकॉमन पीपल अनकट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल्लू जिला के सराज क्षेत्र की इस खूबसूरत वादी में हम आपसे मिलने आए हैं। आप टूरिज़्म प्रैक्टिशनर हैं, साहसिक खेलों में आपकी रुचि है, साहसिक पर्यटन में आपकी रुचि है। ये पर्यटन का खेल कब से शुरू हुआ? सर, मैं 1999 जब मैं +1 में पढ़ता था तब घर से निकला हूँ। यही जीबी से ही शुरू किया। उस वक्त तो रोज़गार की भी ज़रूरत रहती थी, वो लाइवलीहुड का भी प्रेशर रहता था। बट ये 20-22-25 सालों का जो सफ़र है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है मेरे लिए। मैं आज की डेट में ये बोलूँगा इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। अच्छा। जितना कुछ मुझे इस टूरिज़्म इंडस्ट्री ने दिया है, मैं हर दिन एक सपने की तरह जीता हूँ उसको। जब मैं हर कुछ बोलता हूँ तो लर्निंग वाला जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। उस पर नए लोगों से मिलना, नए कल्चर्स के बारे में सीखना। अब कोई गेस्ट आता है तो मान लो कि कोई फोटोग्राफ़र है, अपर्चर मैंने कभी नहीं सुना है, अपर्चर, ISO। तो बोलने का मतलब ये है कि एक क्यूरियोसिटी हर दिन रहती है। अगर आप कोई शब्द मुझे बोलेंगे तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि मैं क्या किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यही है कि ये सफ़र 99 से पहुँचते आज हम लोग 2025 में हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। जीभी जो ये क्षेत्र है, ये आज से 20 साल पहले तो बिल्कुल भी विकसित नहीं था। जी, विकसित इन टर्म्स ऑफ जैसे बिल्डिंग, ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, उस लिहाज से विकसित नहीं था। अगर आज मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट थोड़ा सा सफोकेशन भी हो रही है अभी। उसकी ज़िम्मेवारी भी कहीं ना कहीं लेनी पड़ रही है। अब 2002 या 3 में मैंने यहाँ पे पहला एक कैफ़े शुरू किया था, जिसपे सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिन्होंने चिपको मेरा सौभाग्य रहा है कि वो जीबी उस दिन आए थे और अभी तक वो नोट मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने बहुत संभाल के रखा है। और मैंने उस कैफ़े का नाम ओम शांति रखा था। ओम शांति। तो यही था वाटरफॉल के पास। तो तब से ये कहानी यहाँ पे शुरू हुई है। आज मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीबी एडवेंचर की एक कहानी है। अभी तो बहुत सारे और भी यंगस्टर्स, नवयुवक नौजवान यहाँ के रोज़गार कमा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी कड़ी में, इसी यात्रा में चलते चलते मैंने दिल्ली में भी काम किया। उसके बाद गोवा चला गया, केरला चला गया, राजस्थान में कुछ टाइम काम किया। तो मैंने जो एक लर्निंग के पर्सपेक्टिव से शुरू किया, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि इस स्टेज तक लेके आया हाँ, जहाँ पे मुझे हर दिन एक सपने जैसे लगता है अब। जी, आपने कहा कि आपका जो टूरिज़्म है, पर्यटन है, वो 4 भागों में बांटा हुआ है।
कम्युनिटी में, आप जी। उसको एक्सप्लेन करें। हाँ, जैसे मेरी जो फ़िलॉसफ़ी है टूरिज़्म को लेके कि ठीक है, मैं एक टूरिज़्म का मान लीजिए एक सुंदर सा घर बनाना चाहता हूँ। ऑब्वियसली फाउंडेशन उसका स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो मेरी टूरिज़्म प्रैक्टिस की फाउंडेशन क्या रहेगी? अब इसी जर्नी में जो मेरी यात्रा रही है स्कूल टाइम के बाद प्रोफेशनली, मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि परिस्थितियों को, मैं घर का गरीब था या मैं किसी को, मैं अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेता हूँ कि मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही मैंने फॉर्मल एजुकेशन छोड़ा, वहाँ पे मेरे लिए और रास्ते खुल गए। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से बैचलर इन टूरिज़्म स्टडी किया, मैंने माउंटेनियरिंग में MOI किया, तो वहाँ से रास्ते बहुत खुल गए मुझे। वो मुझे ये था कि एक बहुत ही बोल्ड कॉल था कि मुझे जो मैट्रिक में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया जी। सब लोगों ने कहा तेरे नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं, तेरे को साइंस रखना पड़ेगा। उन दिनों शायद कंसल्टेंसी, एक्सपोजर या पेरेंटिंग इतना फोकस्ड नहीं था करियर एजुकेशन को लेके, लेकिन फिर भी उसकी ज़िम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूँ कि मैं आज जो पढ़ाई नहीं कर पाया उसका मलाल कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन मलाल रहना नहीं चाहिए। मैं उस पर क्या बेहतर कर रहा हूँ, तो आज हर दिन कोई बुक मिलती है तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कोई नए सब्जेक्ट को पढ़ने की। तो मेरा जो कैनवस है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया अभी। जैसे मैंने कहा कि बैचलर इन टूरिज़्म स्टडी किया, तो वहीं से टूरिज़्म की तरफ को बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन हुआ उसके बाद। जी। आपने कहा कि जो 4 पिलर की आप बात कर रहे थे, तो ऐसे करते करते, माउंटेनियरिंग करते करते, तो ऐसे लगा कि कुछ फ़िलॉसफी होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जॉब का। ठीक है, पैसे तो मैं कहीं पे भी कमा लेता हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री के आने के बाद मैंने बहुत अमीर लोगों से भी मिला है ना, जो मिलियंस ऑफ रुपीज़ उनकी करोड़ों में वर्थ है, लेकिन वो खुश नहीं है। वो एक मुझे लेसन था कि पैसे तो मैं कमा लूँगा, लेकिन क्या मुझे खुशी मिलेगी? आज कंजर्वेशन एक पिलर मैं उस पे बोलूँगा कि मैं पर्यटन को कंजर्वेशन एंगल से देखना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। दूसरा, जैसे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जैसे पहाड़ों से मैं हूँ तो ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, तो इस एलिमेंट को अपने प्रोफेशन में जोड़ा है। तीसरा, कम्युनिटी। मैं एक बहुत छोटी कम्युनिटी से आता हूँ, जैसे आप देख ही रहे हैं, ये पूरा बहुत ही क्लोज निट कम्युनिटी में बंधा हुआ है। तो एक पूरी कम्युनिटी को कैसे हम लोग आगे साथ में लेके जा सकते हैं, इस पे क्या है कि कम्युनिटी एक कसौटी का काम करती है ना। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, अब मेरे पास मैं एक बहुत बड़ा वेंचर चलाऊँ, मैं पूरी कम्युनिटी के इमोशंस या उनके भाव या उनके विचारों को अगर उसमें मोल्ड या उसमें नहीं लेके, कंसिडरेशन में नहीं लेके आऊँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जस्टिफाइड नहीं होगा। इसलिए मैं खुद भी जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को तलाशने के लिए घर से बाहर निकला, शहरों में निकला, तो कहीं ना कहीं आज के जो युवा है उनको घर पे टूरिज़्म अगर अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना हम लोग साथ में मिलके इस टूरिज़्म इंडस्ट्री को प्रैक्टिस करें। तो ये जैसे तीसरा पिलर है कम्युनिटी। चौथा, ऑफ कोर्स उस पे हम लोग जो इकोनॉमी की बात करते हैं, बिज़नेस एस्पेक्ट की बात करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 पिलर पे तो बिल्डिंग बन नहीं पाएगी अगर इकोनॉमी या बजटिंग, फाइनेंसिस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो शायद ये सक्सेसफुल नहीं होगा। बाहर बहुत बरसात हो रही है और हम लोग बरसात में बात कर, अंदर जाके देखिए कितना नॉइज़ है। क्योंकि ऐसे अगर कुछ समझ ही नहीं आ लोगों को तो क्या फायदा। अंदर नॉइज नहीं रहेगा। जीभी में अचानक जोर से बरसात पड़ रही है और इतनी मूसलाधार बरसात अचानक गिरने लगी, तो हम उस इंटरव्यू को अब अंदर ले आए हैं और ललित जी से बात हम कर रहे थे उन 4 टूरिज़्म के पार्ट्स की, जो हमें बता रहे थे कि ये टूरिज़्म में इस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम इसे सस्टेनेबल टूरिज़्म कह सकते हैं। सर, सस्टेनेबल टूरिज़्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म या इको टूरिज़्म बहुत ही बृहद क्षेत्र आएगा इसमें। अगर मैं सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात करूँगा, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं गलतियाँ कर बैठूँगा, लेकिन उस मापदंड तक पहुँचने के लिए हम लोग हमेशा
प्रयास करते हैं कि हम लोग एक सस्टेनेबल या रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म यूनिट कहा जाए। अगर मैं ये बोलूँगा कि हम लोग बहुत सस्टेनेबल टूरिज़्म है तो थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं होगा, बिकॉज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, है ना। ऐसा कोई मतलब डेप्थ में मैं अगर जाना चाहूँगा तो हम लोग इस कैटेगरी में सही नहीं उतरते हैं। बट ये एक बहुत बड़ी कसौटी है जिस पे हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उतरें, लोकल प्रोड्यूस को यूज़ करें, इकोनॉमी की जो टूरिज़्म से इकोनॉमी जनरेट हो रही है उसकी बैक लिंकेज हम सोसाइटी तक पहुंचाएं। जितना भी प्रयास हम लोग सस्टेनेबल टूरिज़्म की जो बृहद डेफिनेशन है उस पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं, बट ये फिर भी तलवार की धार में चलने जैसी बात है जो सस्टेनेबल टूरिज़्म टर्म है। आपने यहाँ पे सोलर पैनल या जी सोलर पैनल्स हैं, यूज़ किए हैं? वाटर हीटिंग के लिए सोलर पैनल है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल है, बट स्टिल उसको हम लोग पूरे तरह से अभी तक इसको सेल्फ सफिशिएंट या सस्टेनेबल नहीं कर पाए हैं। हाँ जी। आपको पैराग्लाइडिंग का शौक है, आप पैराग्लाइडिंग के पायलट भी हैं, तो पैराग्लाइडिंग कब सीखी आप? सर मेरा पहला रोमांस पैराग्लाइडिंग से ही शुरू हुआ, मैं इसको अपना पहला प्यार ही बोलता हूँ। तो जब जीबी से निकला था तो मनाली, ऑब्वियसली हम लोग जो जितने भी इस राज क्षेत्र के अभी भी बच्चे जाते हैं, गोवा जाते हैं, मनाली जाते हैं रोज़गार की, बट अब जैसे धीरे धीरे टूरिज़्म इस क्षेत्र में भी बढ़ रहा है तो मैं भी उसी सिलसिले में यहाँ से मनाली गया। तो लकीली मैं सोलंग नाला एक जगह है जहाँ पे मैं जो पैराग्लाइडिंग कंपनी थी उनके साथ काम करना शुरू किया एज ए वो कोई अपने आप में ये स्पोर्ट्स बहुत महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उन दिनों बहुत बिगिनिंग स्टेज पे था, तो ग्लाइडर उठाना, पायलट की मदद करना, पायलट्स के लिए खाना बनाना, मैं उस जैसे एक ट्रक ड्राइवर की मैं बात करूं कि पुराने ज़माने में ड्राइविंग कैसे सीखते थे, एक ड्राइवर होगा, कंडक्टर होगा, तो उस चीज़ से मैंने शुरू किया। बट हाँ, अब कहीं ना कहीं मैं जैसे मैंने कहा कि टूरिज़्म में हमेशा इवॉल्व और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो इस स्पोर्ट्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स है। तो इस एडवेंचर स्पोर्ट्स को एडवेंचर टूरिज़्म में कैसे, दो टर्म्स हैं, एक तो एडवेंचर स्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग, उसको एडवेंचर टूरिज़्म में कैसे हम लोगों ने इंटरलिंक करना है, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मुझे लगा कि यहाँ जीबी में भी हम लोगों ने शुरू किया। पूरे जितना भी कुल्लू ज़िला है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कुल्लू ज़िला को छोड़ के पूरे हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा इस पे अपॉर्चुनिटी है। मुझे जो साहसिक पर्यटन या जो ट्रैकिंग है, माउंटेनियरिंग है, पैराग्लाइडिंग है, ये जो ह्यूमन इंट्रैक्शंस हैं उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो एड्रेनलिन रश आप उस वक्त देखते हैं तो जो इंसान है वो एकदम बच्चा बन जाता है। हाँ। तो वो कनेक्शन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और ऊपर से उस स्टेज पे अगर हम हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं जहाँ पे एक जो मनोभाव है, बहुत ही सुंदर मनोभाव है कि हम लोग एक ऐसे इंसान से, खासकर जब माउंटेनियरिंग करते हैं, हम सब परिस्थितियों में, स्नो स्टॉर्म में, बारिश में, बर्फ़ में, ग्लेशियर में एक टीम के जैसे जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग आदमियत से मिलने का मौका मिलता है। ऑफ कोर्स मेरे लिए पहाड़, हर किसी के लिए पहाड़ बहुत पवित्र हैं, एक आत्मीयता मिलती है वहाँ पे, अध्यात्म के स्रोत हैं, तो इसलिए मैं बहुत ही अपने इस काम को बहुत पसंद करता हूँ। पहला मुझे सीखने को मिलता है, दूसरा ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, और तीसरा ऐसे वहाँ पे इंसानियत, अच्छी इंसानियत उभर के आती है दोनों तरफ से। चाहे जो गेस्ट हैं वो बिल्कुल वनरेबल हो जाते हैं प्रकृति को लेके, इंसानियत को लेके, जो मुझे सिविलाइजेशन में आके थोड़ा कम देखने को मिलता है। हम लोग बहुत सारे मास्क लगा लेते हैं अपने ऊपर। थोड़ा सा मैं फिलोसफिकल हो गया, नहीं, आप सही भावों में बह जाता हूँ जब पहाड़ों की बात आती है। सभी बह जाते हैं, शायद मैं भी बह जाता हूँ। हाँ जी। आपने जीबी में कभी वेलनेस और स्पिरिचुअल टूरिज्म के बारे में सोचा? बिल्कुल, हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। जो जैसे मैंने कहा कि टूरिज़्म प्रोडक्ट को लेके मैं कोशिश करता रहता हूँ। अभी एक जैसे फॉरेस्ट स्कूलिंग की अगर मैं बात करूँ, हीलिंग फॉरेस्ट जर्नीज़ की मैं अगर बात करूँ, एग्रो टूरिज़्म की अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक सस्टेनेबल खेती तो हम करते ही हैं जैसे आपने देखा,
यहीं पे हम लोग जो वो करते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट स्कूलिंग है, मेरी खुद 2 बेटियां हैं, ऑल्दो वो फॉर्मल स्कूल में पढ़ रही हैं, क्योंकि उनको भी मलाल नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ाई नहीं की। बट एक स्टेज में जब उनकी सोच इतनी डेवलप हो जाए कि वो कब बोलेंगे कि बाबा हम लोगों ने पढ़ाई यहीं पे छोड़नी है, अब जंगल से सीखना है, मैं उस दिन बहुत खुश हो जाऊंगा कि जंगल में इतना ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, रहस्य। हाँ, साइंटिफिकली उसको अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। अब जैसे जब हम लोग पहाड़ के क्लिफ से नीचे रस्सी के सहारे उतरते हैं, जिसको रैपलिंग बोलते हैं, ये माउंटेनियरिंग की एक छोटी टर्म है, जिसको हम लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे यहाँ पे टूरिस्ट को करवाते हैं। बट उस पे ग्रेविटी, उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस पे सेंट्रीफ्यूगल फिगल फोर्स, कैसे बच्चों को हम वो जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। तो ये एडवेंचर टूरिज्म और फॉरेस्ट स्कूलिंग से बच्चों को हम लोग लर्निंग करवाने की कोशिश करते हैं जी। तो इस तरह के टूरिज्म प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं वो नेचर से कनेक्ट हो, उनका उस रॉक के प्रति इतना प्रेम बढ़े कि जब भी वो उस रॉक को छुए तो उसको उस रॉक की जो एनर्जी है इतने सालों से वहाँ पे है, उसको प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए वो प्रेरित हो जी। आप बहुत अच्छे माउंटेनियर हैं और आपने बहुत सारी ट्रैकिंग भी की होगी। कौन सा ट्रैक आपको इस क्षेत्र में सबसे अच्छा लगता है? थोड़ा मुश्किल हो और लेकिन अच्छा हो। जी, जैसे हिमाचल का मतलब अभी तो बहुत अच्छा लगता है, जब भी मतलब पहले नहीं लगता था, पहले बहुत घुटन होती थी। जब यहाँ से थोड़ा निकला, दिल्ली देखा कि बसों में ट्रैवल करना तो बहुत बड़ा एडवेंचर है, और मतलब स्ट्रीट क्रॉस करना, सड़क क्रॉस करना, एस्केलेटर पे बैठना तो वो बहुत पैर कांपते थे। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे पहाड़ों में जैसे माउंट शिला, मानेरंग, फ्रेंडशिप पीक, देव टिब्बा, ये सब क्लाइम कर चुके हैं, नुनकुन, या मतलब इस तरह के हम लोग 7000 मीटर के पीक तक क्लाइम किया है। मेरा जो सबसे खूबसूरत मनपसंद है देव टिब्बा है। मैंने लगभग 11 बार वो क्लाइम किया है, और 2-3 बार अनसक्सेसफुल भी रहा है, बट मोस्टली मेरा रिचुअल हर साल का रहता था कि मैं वहाँ पे जाऊँ। एक तो बहुत आध्यात्मिक हमारे कुल्लू ज़िला का वो स्थान है, देवी देवताओं का देवों का टिब्बा। जब आप ये एक टेंटा, सेरी और जो चंद्रताल, छोटा चंद्रताल कुल्लू ज़िले का उसको बोलते हैं, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से क्रॉस करके हम लोग जब समिट पे पहुँचते हैं तो एकदम आपको इंद्रासन सामने, और ऐसे लगते हैं कि जैसे देवों की वहाँ पे सभा लगी होगी। तो देवों का टिब्बा जितने भी कुल्लू ज़िला के, मेरी इमेजिनेशन है, मैं इस पे ज़्यादा वक्तव्य देने से बहुत डरता हूँ कि मेरा कोई ऐसे भाव नहीं रहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझे ऐसे अनुभूति होती है कि ये कुल्लू ज़िला का एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पूरे देवों की सभा होती है, और सामने इंद्रासन पीक है और इंद्रासन का आसन है। तो एकदम वो एडजेसेंट है, वो देव टिब्बा, पूरे देव वहाँ पे बैठे हैं और सामने इंद्र है। तो वो बहुत मेरे लिए एक वो वाला ट्रैक स्पिरिचुअली, हाँ जी, एलिवेटेड है बिल्कुल। आप 7000 मीटर की ऊंचाई तक जा चुके हैं, तो एवरेस्ट तो बस थोड़ी दूर था। आप चाहते हैं कि एवरेस्ट जाएं? सर ऑनेस्टली बोलूँ, नहीं। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप ट्रू सेंस में माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं तो आप दूसरा कोई पीक देख सकते हैं। इवन आप 6000, 6500, 7000, रीज़न कि एवरेस्ट बहुत हाईली कमर्शियल, हाईली क्राउडेड, हाईली ओवररेटेड हो गया। नो डाउट दुनिया का ये तीसरा पोल है, मैं उस लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ, बट ए ट्रू एसेंस ऑफ माउंटेनियरिंग, मैं K2, कंचनजंगा, लाओत्से या कोई भी 8000 बिसाइड। लेकिन K2 बहुत मुश्किल माउंटेन। हाँ जी बिल्कुल, हाँ कंचनजंगा बहुत मुश्किल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। एवरेस्ट में आपको पूरा जैसे रूट सिक्योर करके मिल जाएगा, बट एज ए माउंटेनियर मैं जैसे अल्पाइन माउंटेनियरिंग या अल्पाइन ट्रैकिंग, उस लिहाज को ज़्यादा पसंद करता हूँ क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग के। एज अ माउंटेनियर आपको लगता है कि माउंट एवरेस्ट को कम से कम 2 साल के लिए बंद कर देना चाहिए? बिकॉज द अमाउंट ऑफ क्राउड यू सी देयर, आपके आंसू निकल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको चांदनी चौक बना दिया। जी बिल्कुल सही, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए उस जियोग्राफी, उस टेरेन को, उस जगह को। हम लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इस पे गवर्नमेंट, मतलब हम एक तरह से रौंद रहे हैं उस पीक को। बिल्कुल, हाँ जी, थोड़ा अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि ये टूरिज़्म
की वजह से, ऑल्दो मुझे लगता है कि दुनिया में माउंट एवरेस्ट बहुत ही रेवेन्यू कमाता है नेपाल के लिए, बट बिसाइड दैट थोड़ा थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। आई थिंक सो, मेरा ये मानना है। आपने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम किया है जी, प्रोजेक्ट पे? एज ए एक्सपर्ट, जैसे हम लोग, मैंने कहा कि मैं MOI मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो एक लास्ट का कोर्स है, बेसिक एडवांस इंटरमीडिएट कोर्स करने के बाद आप, ये लास्ट एलिजिबल कोर्स है जिससे आप पहाड़ों पे टूरिस्ट गेस्ट या एक्सपीडिशन को लीड करने के लिए सर्टिफाइड हो जाते हैं। अगर हम लोग इंडिया में देखें तो IMF, जो इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन है, या जितने भी बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ से इसका एफिलिएशन है। तो उस लिहाज से मैंने ये जितने भी रिसर्च वर्क जो बड़ा शिगरी पे है, छोटा शिगरी पे है, जो ग्लेशियर्स के रिसर्च को लेके जो साइंटिस्ट लोग आते हैं, उनको हम लोग एस्कॉर्ट करके सेफली इन टेरेन्स पे लेके जाते हैं। तो वो मेरा जॉब था, बट सीखने के लिए बहुत मिलता है। अब हम लोग ग्लेशियर के बारे में, एवलांच, माउंटेनियरिंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको तो कोर्स और पढ़ाई के दौरान सीखते ही सीखते हैं, बट इसके अलावा जो बृहद नॉलेज है उस पर भी ऐसे रिसर्च वर्क में सीखने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ जैसे हम लोग जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में सीखने को मिलता है। वहाँ पे ये जो फोना है, यहाँ का वेजिटेशन है, तो आई थिंक मैंने जब माउंटेनियरिंग में एक हम लोगों को प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, तो मुझे टॉपिक दिया गया था हिमालयाज़। तो मुझे पूरा इस पे रिसर्च वर्क, जो जैसे एक थीसिस होता है, तो अभी तक चलती रहती है मेरे। मैं सोचता हूँ कि उस वक्त मैंने जो हिमालयन क्या कहते हैं उसको, एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से पूरे हिमालयन बेल्ट कैसे यूनाइट रहा होगा, कैसे ह्यूमन माइग्रेशन रहा होगा, कैसे हिमालयाज़ राइज कर रहा है। तो ये बहुत, जब भी मैं जाता हूँ पहाड़ों में, लोगों से मिलता हूँ, किसी यूनिक माउंटेन फीचर को देखता हूँ, तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है अंदर। तो वही हर दिन सपने जैसे लगता है कि हम इतने अच्छी जगह पे रह रहे हैं और अच्छा प्रोफेशन पे काम करने का मौका मिल रहा है। आपने कभी मिस किया कि आप सरकार के लिए काम नहीं कर रहे? सरकार के लिए करते हैं सर, ऐसा नहीं है। एज ए फ्रीलांसर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जो सोशल वर्क के तौर पे मैं काम करता हूँ। अभी एक बहुत ही पवित्र जगह है श्रीखंड महादेव। जी, ये लगभग 5200 प्लस मीटर का हाइट है, जो लिंग के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। तो सरकार की जो एजेंसीज़ हैं, जैसे वहाँ पे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के साथ एज ए रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर, फिर वहाँ का जो सैनिटेशन है, हम लोग लगभग 10 क्विंटल गार्बेज पूरे ट्रेल से रिमूव करके हम लोगों ने नीचे लाया था। मतलब हम लोगों का मतलब कि उस पर भोलेनाथ की इतनी कृपा रही कि हम लोगों ने उसको ऐसे पॉजिटिवली लोगों को मोटिवेट किया कि ये 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो आप पैकेट लेके जाइए, भोलेनाथ का प्रसाद समझ के पूरे ट्रेल में आप नीचे डंप, जो हम लोगों ने एक कलेक्शन सेंटर बनाया था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अगर कोई आइडिया, कोई क्रिएटिव आइडिया है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो हो जाता है। तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट में मैं गवर्नमेंट के साथ ऑफ कोर्स कोलैबोरेशन करना चाहूँगा, करता भी हूँ। और टूरिज़्म के प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैंने कहा कि सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो आम लोगों तक पहुंचती नहीं है। जैसे होम स्टे पॉलिसी है, एरियो स्पोर्ट्स को लेके क्या क्या रूल्स हैं। अब इवन जब पॉलिसी फ्रेमवर्क भी आता है, उस पे हम लोग कहीं ना कहीं इनपुट्स देन रखने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो पॉलिसी मेकर है, हो सकता है उन्होंने प्रैक्टिकली पैराग्लाइडिंग नहीं की हो सकता है उन्होंने प्रैक्टिकली ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग नहीं की हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना रिकमेंडेशन पुश करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपने सवाल किया कि गवर्नमेंट के साथ काम, तो कई बार हम लोगों को पॉजिटिवली उस पर लिया भी जाता है, कई बार नहीं भी लिया जाता है, बट उस पर बुरा मानने की बात नहीं है। हम लोग अपना काम करते रहते हैं। जी, आपके लिए पैसा क्या अहमियत रखता है? पहले बहुत अहमियत रखता था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आज जो कुछ भी है, जितना भी ऐसे सपना जैसे ही लगता है। कई बार मतलब बहुत मतलब मॉडेस्टली लाइफ हम लोगों ने देखी है, मैंने देखी है। 10 रुपये भी बहुत होते थे। मेरा जो बिज़नेस शुरू हुआ, मेरे पास 3000 रुपये थे जेब में,
और उन दिनों एक स्कीम निकली थी PMRY, तो वहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया और अपने जो 10th ग्रेड का मेरा सर्टिफिकेट था वो पर्सनल लोन टाइप था, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था। तो मैंने वो 6-8 महीने में ही पूरा करके तब से लेके जो जैसे मैंने कहा कि जो चौथा पिलर है इसका टूरिज़्म का, उसको मैं समझने की बहुत कोशिश करता हूँ ताकि मेरा वो पिलर टूटे ना। जो 3,000 रुपये से शुरू किया था तो आज हम लोग लगभग 20 से ज़्यादा लोगों की टीम हम लोग काम कर रही हैं। सो मैं ज़्यादा इस पे बोलना नहीं चाहूँगा कि बहुत। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही जब हम बात कर रहे थे कि मनी आपके लिए एक ब्रिज है, और हाँ बिल्कुल, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, फॉर वो एग्जांपल वाक्य बहुत खूबसूरत है हाँ जी, हम लोग मॉडर्न लाइफ में इस बात से मना नहीं कर सकते हैं कि पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता है। पैसा इसलिए मायने रखता है कि ये एक, अब मान लीजिए मेरा कोई स्टाफ नीड में है, उसके बच्चे की एजुकेशन करवानी है, मैं उसको ज्ञान वहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं उसको पॉजिटिवली हेल्प करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं अगर मैं उसको अच्छे स्कूल में अच्छे बुक्स को एक्सेस, अच्छे लिटरेचर को करवाऊँ, तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो ये मुझे लगता है एक ब्रिज के तौर पे मैं देखता हूँ। हाँ, ज़्यादा अंबार पैसों का मुझे शौक़ नहीं है कि बहुत बड़ा, बट मेरा बहुत ये है कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। हाउ टू क्रिएट दैट ब्रिज, जो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म की मैंने बात की थी, तो मैं तो माउंटेनियर हूँ, मुझे ब्रिज की ज़रूरत नहीं है, मैं तो रस्सी के सहारे भी आगे निकल जाऊँगा, कूद फाद के भी निकल जाऊँगा। बट जो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म की मैं बात कर रहा हूँ, उस पे कहीं ना कहीं ब्रिज बनाना पड़ेगा। वो ब्रिज मेरे अकेले से नहीं बनेगा, तो इस पे पूरी कम्युनिटी, अब जैसे यहाँ पे एक गाँव है कांडी, मैं वहाँ पे विमेंस हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप, उनके हेल्थ, हाइजीन, इस सब चीज़ों के बारे में काम करता रहता हूँ। उनसे अचार बनवाता हूँ, उनसे जुराबें बनवाता हूँ। तो वो ब्रिज ये है कि अब मैंने उनको पैसे नहीं दिए, तो मैंने कहा मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट है, मैं इसके धागे आपको लेके दूँ। सो जब तक पैसे के बारे में समझ नहीं होगी सर, तब तक हम लोग हमारा दिमाग भी कई बार करप्ट हो जाता है। तो ये बात बहुत मुझे लगता है मुझे सीखने को इसलिए मिली कि मेरे काम की वजह से कुछ साल पहले मुझे एक मौका मिला कि मैं एक ग्रुप था जिस पे इंडिया के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर्स मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे 16-17 दिन के लिए, और वो भी स्पीति एरिया में, बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है। तो हम लोग बहुत कनेक्ट किए, तो जो भी लोग थे वो बात करते थे। तो एक जेंटलमैन है, उन्होंने एक बुक लिखी है हाउ टू रिटायर एट 30। ओके। तो उन्होंने कहा कि हम लोग पैसों के बारे में सीखते नहीं है ज़्यादा। अब एक आदमी 500 रुपये दिन का कमाता है, फॉर एग्जांपल मैं 500 रुपये दिन का कमाता है, मैं 30 रुपये बीड़ी में उड़ा जाऊँगा दिन के, फिर कभी दारू पी लूँगा। बट अगर मैं 500 कमाता हूँ, उसको बाइफरकेट करना है, भाई रिटायरमेंट का मेरा इतना बजट है, पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए इतना है। सो वो एक अंडरस्टैंडिंग जब हमारे अंदर हो जाती है कि नो मैटर हम 200, 500, 1000 रुपये जितना भी कमाते हैं, उसका इक्वल प्रोपोर्शन मुझे लगता है होना चाहिए, सो दैट वी लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ। तो ये जो ब्रिज की मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी पैसा बनता है वो ब्रिज सॉलिड होना चाहिए। उस पे जो पैसे को लेके अंडरस्टैंडिंग है, पैसे को लेके कि इसको कैसे सही यूटिलाइज करना है। जी बिल्कुल। आपने लोकल कम्युनिटी के लिए क्या क्या किया यहाँ पे? सर अभी तो आपने बताया कि जो पास के गांव हैं, लेकिन यहाँ पे जीभी में, यहाँ पे कंजर्वेशन को लेके सर, जैसे मैंने कहा कि हीलिंग फॉरेस्ट वॉक्स है ना, मैं अगर 2016 की बात है, हम लोग जैसे यहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल को लेके कोई मैकेनिज़्म ना उस वक्त था ना अभी उतना इफ़ेक्टिव है। तो मुझे लगा अब मैं टूरिस्ट लेके आता हूँ यहाँ पे, कोई चिप्स खाता है, कोई बॉटल लेके आता है, कोई कुछ करता है, तो मैं तो या तो फेंक देता हूँ या जलाता हूँ, या कोई ऐसे मैकेनिज़्म नहीं है। तो मन को बहुत बात लगी, मतलब एक दिन सुबह ऐसे सोचने लगा कि हम लोग बोलते हैं कि इको टूरिज़्म, सस्टेनेबल टूरिज़्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म, ये तो मतलब इतना बड़ा एस्पेक्ट है, मैं इसको कैसे निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने जितने भी गेस्ट थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास यहाँ पे डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, तो आप अपना कूड़ा वापस लेके जाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास बहुत कम लोग आए उस साल, जितने भी टूरिस्ट थे उनको लगा कि हम तेरा कूड़ा उठाने थोड़ी ना आए। बट आई वॉज वेरी मतलब संवेदनशील था अपनी सोच को लेके कि देखते हैं कैसा हो। उस साल बहुत बिजनेस कम गया, तो लेकिन जितने भी लोग आए
बहुत ही अच्छे लोग आए। और मुझे लगता है जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। उस पे एक जेंटलमैन आए, वो वो हिंदू नेशनल न्यूज़पेपर है कोई शायद, तो उन्होंने उस पे एक वो डाल दिया आर्टिकल कि हिमाचल के एक ऐसे छोटे से गांव में ऐसा, वो आर्टिकल अभी भी है। तो उस आर्टिकल से मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला, जो मैं ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ सर। बट जैसे मैंने कहा कि आपका सवाल था कि सस्टेनेबल टूरिज़्म ये तलवार पे की धार पे चलने जैसी बात है, जो कि कोशिश करते हैं। उस पर ब्लीड भी होता है, रीज़न कि कम्युनिटी का हिंड्रेंस होता है, बिजनेस में डेंट पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि पहले साल तो बिजनेस बहुत कम गया, तो वो एक इक्वेशन को कैसे सामंजस्य के साथ आगे लेके जाना है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। उस पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अब आपके सामने ही है सर, कुल्लू मनाली धर्मशाला कसोल का टूरिज़्म पॉलिसीज़ कुछ बोलती है, ग्राउंड पे रियलिटीज़ कुछ और होती है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जो ब्लीड वही करते हैं जो सही मायनों में, सही एसेंस में इस सस्टेनेबल टूरिज़्म को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बिजनेसेस को डेंट पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पे कोई लाउड म्यूज़िक अलाउड नहीं करते हैं, हमारी पॉलिसीज़ में ये है। लेकिन लोग मोस्टली टूरिज़्म का जो आज परिदृश्य बना है कि शोर शराबा मतलब ये इस तरह का, तो वो थोड़ा सा ठीक है, उनका अपना पर्सपेक्टिव है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। तो यही मैं कह रहा था कि सस्टेनेबल टूरिज़्म प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग है जी। अभी आपकी एडवेंचर के प्रति जो रुचियां हैं उनको लेके बात हो रही थी नीचे जब हम चाय पी रहे थे। आपने कहा आपको बाइकिंग बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी। आप कौन सी बाइक राइड करते हैं, डर्ट बाइक या माउंटेन बाइक, या और कौन सा जो आपने ट्रिप किया है वो आपका यादगार ट्रिप है? मैं बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी है। मतलब मैं यही हमारा खेत हुआ करता था, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको, बाइकिंग की बात चली है तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मैं सुबह मेरी ड्यूटी होती थी गाय चराना स्कूल जाने से पहले। और जब सेब का सीज़न या नाशपाती का सीज़न होता था तो कौवे और तोतों को भगाने के लिए मैं 6 बजे आ जाता था। तो एक नाशपाती का पेड़ यहीं पे था, तो मैं एक ब्रांच के ऊपर बैठ जाता था और फैंटेसाइज करता था कि एक दिन मेरे पास बाइक होगा और मैं उस पे जाके घूमूंगा। बट बचपन का ख्याल था यहाँ पे एक बहुत खतरनाक मोड़ है नीचे, भ्यूट मोड़ बोलते हैं, पर मैं पता नहीं वहाँ पे चला पाऊंगा या नहीं। वहाँ से मैं पैदल उसको आगे तक लेके जाऊंगा, फिर दोबारा बैठूंगा। तो एनीवे उस तरह की इमेजिनेशन और फैंटेसीज को लेके मैंने KTM था मेरे पास, मतलब अलग अलग तरह के बाइक्स मैं राइड करता हूँ। अभी जो लेटेस्ट है वो मीटियोर 650 है, जिस पे मैंने ये उत्तराखंड होते हुए हिमाचल का इंटीरियर करते हुए मैं नेपाल तक गया था। नेपाल में मैंने अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक करने के बाद मैं वापस यहाँ से यूपी होते हुए आया। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मेरे लिए इसलिए था कि मैं मतलब यूपी के जब थोड़ा कुछ रिमोट एरियाज से निकल रहा था, तो वो एक कल्चरल डाइवर्सिटी जो मुझे देखने को, कहीं मदरसे से ऐसे बच्चे निकल रहे हैं, वहीं पे हिंदुओं, उन दिनों नवरात्रे का टाइम था, तो ज़ोर ज़ोर से भजन कीर्तन वहीं पे हो रहा था। तो बहुत मतलब मेरे लिए मेस्मराइजिंग था। मैंने उस तरह का पहली बार वो देखा। ठीक है, लैंडस्केप तो अच्छे अच्छे सुंदर पहाड़ झील झरने के थ्रू मैंने राइड किया ही किया, कि वो वाला मेरे लिए थोड़ा बहुत ही स्मरणीय था राइड करना। तो इसके अलावा जैसे गोवा में था तो वेस्टर्न घाट्स मैं करता था, फिर लद्दाख के टूर्स, स्पीति वाला सर्किट। तो बाइकिंग और माउंटेन बाइकिंग, तो ये सब मुझे करना अच्छा लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं 24 या 48 आवर 2 दिन अगर घर पे रहा तो मुझे स्ट्रेस तो नहीं मैं बोलूँगा, मतलब कुछ अलग ही हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाता है। मुझे जंगल बाहर ये सब चाहिए, एक्टिवनेस चाहिए। तो इसलिए बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, कयाकिंग। गोवा में जब था तो हम लोगों ने आपने कयाकिंग भी किया है? गोवा में नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा, जो कि 108 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है, अरम्बोल से लेके साउथ गोवा पाटनेम तक, तो हम लोगों ने एक एक्सपीडिशन किया था। और मैं एज ए नेचुरलिस्ट भी वहाँ पे काम करता था, स्नेक हैंडलिंग का। तो होल मैसेज उस एक्सपीडिशन का ये था कि जो रेप्टाइल्स, स्पेशली सांप हैं, ऑल्दो खतरनाक है, बट अगर आप उनको समझेंगे तो वो बहुत ही
मतलब एक प्रकृति का ही हिस्सा है, उनको मारना नहीं चाहिए। तो हम लोग सांप को रेस्क्यू करके उनको जंगल या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में छोड़ते थे। तो यहाँ पे मैं वापस आया तो शुरू में 1-2 सांप पकड़े तो कहा कि ये तो काला जादू सीख के आया है, मतलब ये उस तरह की धारणा थी। तो मैं एक लाइव रेड स्नेक जो कि नॉन वेनेमस है, उसको मैं ले जाके स्कूल में गया, प्रिंसिपल से बात की मैंने, बच्चों को फिर मैं वर्कशॉप्स करवाता था। तो अभी ये भी एक डोमेन में है कि मैं एज ए नेचुरलिस्ट स्नेक टूर्स करता हूँ। मेरा अंतिम प्रश्न है, ऐसा क्या है जो ललित नहीं कर सकती? आप नेचुरलिस्ट हैं, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भाग ले रहे हैं, आप टूरिज्म में हैं, टूरिज्म प्रैक्टिशनर हैं, आप बाइकर हैं, आप माउंटेनियरिंग करते हैं, आप पैराग्लाइडिंग करते हैं। शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मुझे बताना नहीं चाहते या भूल गए, लेकिन क्या ऐसा है जो आप नहीं कर सकते? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर हम लर्निंग पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट रखते हैं तो दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीज़ें करने को है जो आप अच्छे से सीखते हैं। मैं अगर कभी मुझे जो मैं फ़िलॉसफिकली अगर बोलूँ कि मतलब मैं जैसे योगा भी करता हूँ, अभी एक वही बात मतलब कि जो क्या कहते हैं उसको, आपका आपका डिस्ट्रैक्शंस होती हैं सोच की, है ना, कि ये अच्छा है बुरा है ना। मैं इसको थोड़ा-सा फ़िलॉसफिकली, स्पिरिचुअली भी, बट जब आप किसी काम को दिल से करते हैं, मुझे लगता है आपको क्लैरिटी मिल जाती है, रास्ते खुल जाते हैं। तो मैं इस जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको वेलनेस टूरिज़्म और उसको एंथ्रोपोलॉजी जो यहाँ की हमारी हेरिटेज है उसको सही तरीके से समझ के यहाँ पे लोगों में एक हार्मनी, जैसे मेरा ये एक बहुत बड़ा मतलब ड्रीम मैं बोलूँगा कि टूरिज़्म को हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करें जो लोगों को यूनाइट करे, जो लोगों को लर्निंग करवाए, जो लोगों को कंजर्वेशन की तरफ को इंक्लिनेशन उनका लेके आए, और ऑफ कोर्स लोग राम राज्य में रहें। तो यूजिंग टूरिज्म एज ए टूल फॉर ऑल द हैप्पीनेस, जहाँ तक पहुँच पाते हैं वो कोशिश करेंगे, वो एक मैं करना चाहूँगा, ये मेरा ड्रीम है। ललित जी, द अनकॉमन पीपल अनकट में आपने हमसे बात की, पूरे पर्यावरण को, पूरे वातावरण को, पूरी नेचर की खूबसूरती को इतने अच्छे शब्दों में बयान किया, और आपकी चिंता जो आपने जाहिर की, और आपकी जो रुचियां हैं, जो शायद उसमें सभी कुछ आ गया है। आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा, और आपका इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच। इट वाज सच अ प्लेजर। थैंक यू।